नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ कैरियर इन स्टेनोग्राफी के बारे में। मतलब यदि आप स्टेनोग्राफर की तैयारी आपको क्यों करनी चाहिए और किस किस तरीके से इसमें एग्जाम होते हैं, कितने चरण होते हैं, उसके बाद इसका लाइफ किस तरीके से होती है स्टेनोग्राफर की, किस तरीके से आप अपने एक लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आज कोई पढ़ाई का लेक्चर तो नहीं है, लेकिन बहुत जल्द पढ़ाई की वीडियो भी लेकर के आएंगे। क्या है कि अभी आदमी थोड़ा सा सुस्त पड़ गया है, तो उसको थोड़ा सा इसके बारे में हमने सोचा कि जानकारी दे दी जाए, जिससे कि कुछ एनर्जी आए बच्चों में तैयारी करने के लिए। तो हम इसके कुछ एक्सपेक्ट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर का करियर किस तरीके से होता है। तो मैं बताना चाहता हूं कि जो व्यक्ति स्टेनोग्राफर की अभी तैयारी कर रहे हैं, उन्हें मुख्यतः 2 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले तो है प्रीलिम्स का एग्जाम जो होता है एसएससी स्टेनोग्राफर का, उसके बाद होता है स्किल टेस्ट। 2 होते हैं। जो प्रारंभिक एग्जाम होता है, जैसा कि सभी को पता है, उसमें इंग्लिश, जीएस और रीजनिंग पूछी जाती है। 200 मार्क्स का पेपर होता है। उसके बाद स्किल टेस्ट होता है। अब स्किल टेस्ट के लिए बहुत से लोगों में कंफ्यूजन रहती है, डिप्लोमा लगेगा या नहीं लगेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि स्किल टेस्ट के लिए कोई भी डिप्लोमा नहीं लगता है। आपको स्टेनो लिखनी आनी चाहिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, और टाइपिंग आनी चाहिए। और टाइपिंग में बहुत ज्यादा स्पीड नहीं होती, उसमें गिवन टाइम दिया जाता है 55 मिनट और 65 मिनट का। ग्रेड सी के लिए 55 मिनट का और ग्रेड डी के लिए 65 मिनट की टाइमिंग जहां तक मुझे याद दी जाती है। तो उतने समय में आपको पहले डिक्टेशन बोली जाती है, पर टाइपिंग के लिए इतना आपको समय दिया जाता है जो मैंने अभी बताया, उसमें आपको टाइप करना होता है। बस केवल 2 स्टेप में ये एग्जाम होता है। उसके बाद फाइनल इसका रिजल्ट आ जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले वो बच्चे तैयारी अधिकतर करते हैं जिनकी मैथमेटिक्स मतलब जिनकी फील्ड नहीं होती है मैथमेटिक्स की, या ये कहें कि मैथमेटिक्स की जिनकी खास रुचि नहीं होती है, वो इस एग्जाम की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स इसका बहुत अच्छा होगा, वो फिर एसएससी सीजीएल की तरफ जाएगा व्यक्ति, क्योंकि उसमें से लगभग सभी पोस्ट हायर ग्रेड पे की रहती है। 4600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, अधिकतर उसमें 4600 ग्रेड पे की मिलेंगी। 2400 की भी रहती है, 2800 ग्रेड पे की भी रहती है, 4600 की रहती है। तो यदि आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो आप सीजीएल के एग्जाम की लिए तैयारी करें। और मैं तो ये कहूंगा कि यदि आपको इंग्लिश मैथ सभी आपके अच्छे हैं तो आप एसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए तैयारी करें, क्योंकि सभी का कॉमन सिलेबस है। तो आप सभी एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सभी एग्जामों में सफलता हासिल की। काफी हद तक उन्होंने एसएससी के एग्जाम को सभी, चाहे वो सीजीएल हो चाहे सीएचएस हो, क्वालिफाई किया है। क्योंकि एक जैसा पैटर्न होता है और हम पढ़ाई करते हैं अच्छे से, दिल लगा करके दिन रात मेहनत करके हम इजीली एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। बट कहीं दिक्कत आती है, जैसे कि किसी का मैथ अच्छा नहीं होता। आप पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन यदि आप दूसरा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, जैसे मैथ ना आता हो एसएससी की फील्ड में, तो वो होता है एसएससी स्टेनोग्राफर। इसमें आप यूं कह सकते हैं कि मैथ की जगह स्किल टेस्ट ले ली, क्योंकि और किसी एग्जाम में स्किल टेस्ट नहीं होता है, केवल इसी एग्जाम में स्किल टेस्ट है ना, स्टेनोग्राफी का टेस्ट होता है। उसके लिए आपके मतलब डिप्लोमा लिखने की आपको जरूरत नहीं होती, या आपके पास डिप्लोमा हो, ये बात बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप केवल प्रैक्टिस करेंगे किसी ट्यूशन कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के, तो वहां पर आपको लिखना सिखा दिया जाएगा। उसके कुछ नियम होते हैं, सीख करके प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत ज्यादा इसमें भी। उसके बाद होता है। अब यदि आप मुझसे पूछेंगे तो इसमें मैं सबसे पहले बच्चों से ये बोलता हूं कि उनको एसएससी रिटन एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। पहले क्या होता था, कुछ जब काफी समय पहले, कि रिटन एग्जाम इतना टफ नहीं हुआ करता था, या यूं कह के टफ तो होता था लेकिन कैंडिडेट्स उतने नहीं आया करते थे। सिलेबस वही था, इंग्लिश थी, रीजनिंग थी, जीके का था, लेकिन कैंडिडेट्स में इतनी अवेयरनेस नहीं थी एग्जाम को लेकर के, इसलिए बहुत ही कम लोग एग्जाम में अपियर होते थे। उस हिसाब से उसका कट ऑफ जाता था। कट ऑफ हमेशा कंपटीशन से और एक पेपर के लेवल से डिसाइड होता है। तो पहले कैंडिडेट्स उतने ज्यादा नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, तो उस समय बड़ी जल्दी से सिलेक्शन हो जाया करता था। आज के सिनेरियो में देखा जाए तो ये भी अपने जो कंपटीशन के एक लेवल को प्राप्त कर चुका है, और इस एग्जाम के लिए अब वर्तमान परिस्थितियों में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके पहले सबसे पहले आप जब रिटन टेस्ट की तैयारी कर लेंगे, उसके बाद यदि आपके अच्छे मार्क्स आते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर आपको स्किल टेस्ट देने को मिलेगा। यदि इसमें भी आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब में आ जाएंगे, जो कि सभी की ड्रीम रहता है कि हमें गवर्नमेंट जॉब करना है, और होना भी चाहिए। क्योंकि इसमें काफी अच्छा है सब कुछ, वर्क कल्चर भी अच्छा रहता है गवर्नमेंट में, और सैलरी भी अच्छी मिलती है।
और काम भी अच्छा रहता है, वर्किंग बैलेंस रहता है, एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। तो और एक प्रकार से सिक्योरिटी भी रहती है, और जो कि काफी हद तक ठीक बात भी है। उसके बाद कुछ फैसिलिटीज भी रहती हैं इसमें, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी करेंगे तो आप 2 ग्रेड पेपर लग सकते हैं, 2400 ग्रेड पेपर या 4600 या 4200 ग्रेड पेपर। 4200 अभी एसएससी ने स्टेनोग्राफर में जीएसटी के जो विभाग होता है उसमें पद आए थे, 4200 ग्रेड पे के थे, वो ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर के थे। तो यहाँ पे 2400 होता है, 4200 होता है और 4600 ग्रेड पे भी डायरेक्ट आपको मिलती है। यदि आप 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट करेंगे तो आपको मिनिस्ट्रीज मिलती हैं उसमें, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये सब 4600 ग्रेड पे से स्टार्ट होती हैं नौकरियां, और इसमें भी आगे चल के डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं जहां तक मुझे पता है 4600 ग्रेड पे के बाद, तो उसमें आगे आपके प्रमोशन होते चले जाते हैं। और उसके बाद 4200 ग्रेड पे की पोस्ट रहती है, इसमें आप ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर बोला जाता है उसको। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रेड 2 दो ही होते हैं, 2400 को ग्रेड 2 और 4200 को ग्रेड 1 स्टेनोग्राफर बोला जाता है। तो इसमें भी प्रमोशन एक्सपेक्ट्स रहते हैं। और जैसे कि जीएसटी में हम बात करें तो ग्रेड 1 से जैसे स्टेनो जाते हैं तो डिपार्टमेंटल एग्जाम, उसमें मिनिस्ट्रियल एग्जाम होते हैं, इंस्पेक्टर के एग्जाम होते हैं, उसके बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके आगे जाने पर आप फिर सुपरिंटेंडेंट, उसके बाद आप एसीआईटी आईआरएस की कैटेगरी में भी अब कुछ ही लोग मतलब वहां तक जा पाते हैं। लेकिन यदि आप अर्ली कैरियर आपका शुरू कर रहे हैं तो आप उस लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। बात करते हैं 2400 ग्रेड पे की, तो यहाँ पर 2400 ग्रेड पे के लिए जब आप करियर अपना स्टार्ट करते हैं तो आपको 35 से 40 हजार लगभग सैलरी इसमें मिलती है स्टार्टिंग में। और आपको हाउस रेंट अलाउंस भी दिया जाता है, एचआरए जिसको बोला जाता है। मतलब आप यदि गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहेंगे तो आपका एचआरए मिले, मतलब काट दिया जाएगा, और यदि आप बाहर रह रहे हैं कहीं पे तो वो आपको एचआरए आपकी सैलरी में जुड़ करके मिलेगा। तो जनरली 4 से 5 हजार, 2400 ग्रेड पे की यदि बात करें तो 4 से 5 हजार रुपए इसमें एचआरए कटता है। इसकी कैलकुलेशन भी होती है, किसी दिन वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही इजी रहता है। अभी तो केवल मैं आपको राउंड फिगर में एक अप्रोक्सीमेशन से बता रहा हूं। तो आपको 35 से 40 हजार रुपए अभी स्टार्टिंग करते हैं 2400 ग्रेड पे से। इसके बाद आपको 4200 ग्रेड पे का प्रमोशन होता है, 4 to 5 ईयर्स लगते हैं इसमें भी। जब आप आएंगे तो आपको पता चलेगा 4 से 5 ईयर्स में 4200। उसके बाद यदि आपने डिपार्टमेंटल एग्जाम दिए हैं तो आप इंस्पेक्टर भी बन जाते हैं। इसमें वही इंस्पेक्टर जो कि एसएससी सीजीएल से डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं। ऐसे कई मतलब एम्प्लॉय हैं जो कि इंस्पेक्टर पर प्रमोट हो गए, टीए से आए थे या स्टेनो से आए थे, दोनों ही कैटेगरी के लोग इंस्पेक्टर में प्रमोट हो जाते हैं। उसके बाद अगला प्रमोशन होता है, वो होता है इनकम टैक्स ऑफिसर का। उसमें 4800 ग्रेड पे रहती है, कुछ समय बाद वो 5400 ग्रेड पे के गजेटेड ऑफिसर हो जाते हैं। उसके बाद आप एसीआईटी असिस्टेंट कमिश्नर, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर तक आप यदि बहुत अर्ली करियर शुरू किया है तो आपके पहुंचने के चांसेस रहते हैं। कंफर्म इसमें कुछ भी नहीं रहता है, बट आप इनकम टैक्स ऑफिसर की ग्रेड तक पहुंच ही जाते हैं इसमें, और एसीआईटी तक भी आप पहुंच सकते हैं यदि आप अर्ली करियर शुरू करते हैं तो एक वर्क कल्चर अच्छा रहता है। जो एसएससी के डिपार्टमेंट, एसएससी से जो जॉब्स मिलती हैं सभी सेंट्रल की नौकरियां रहती हैं, और उसमें काफी अच्छा वर्क कल्चर रहता है, और उसको आपको फैसिलिटी भी दी जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचआरए दिया जाता है। यदि आप गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं तो एचआरए आपकी सैलरी से काट लिया जाता है। दूसरा, आपको सिटीज के हिसाब से, जैसे बड़ी सिटी में रह रहे हैं तो वहां पर ट्रेवलिंग अलाउंस यानी यात्रा भत्ता मिलता है आपको, जो कि 3600 रुपए रहता है। यदि आप छोटी सिटी में रह रहे हैं तो 1800 रुपए रहता है। और उसके बाद एचआरए मैंने आपको बता दी, वो भी अलग अलग सिटियों के अलग अलग रहता है। जैसे कि बड़ी बड़ी सिटियां, एक सिटी जिनको बोला जाता है, वहां पर 24% रहता है आपकी बेसिक सैलरी का। उसके बाद यदि आप उससे छोटी सिटी में हैं, बाय सिटी में, तो आपको 16% तक एचआरए मिलता है, और छोटी सिटी में तो और कम आपको एचआरए उसमें मिलेगा। तो सिटी टू सिटी भी सैलरी होती है, मतलब डिफरेंस आता है सिटी टू सिटी में भी। उसके बाद आपका, जब मैंने बताया कि 4200 पे प्रमोशन हो जाता है, तो उसके बाद आप 4600 इंस्पेक्टर की ग्रेड और इनकम टैक्स ऑफिसर तक के आप जाते हैं इनकम टैक्स में। यदि आप जीएसटी में है तो सुपरिंटेंडेंट के उस पर जाते के लेवल तक पहुंच जाते हैं, और फिर अलग अलग विभागों में अलग अलग है। जनरली ये 2 डिपार्टमेंट में बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं और इन्हीं में अधिकतर जॉब करते हैं। और दूसरे विभागों में भी पर्सन्स लगे हुए, बट उनकी जानकारी फिलहाल अभी मौजूद नहीं है।
बट यदि मेरा कांटेक्ट होता है उनसे तो मैं आपको जरूर उनकी जानकारी भी ला करके दूंगा। तो अब बात करते हैं कि इसमें और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, तो मैं बता देता हूं। इसमें जैसे कि आपको LTC मिलती है, लीव ट्रेवल कंसेशन जिसको बोला जाता है। जैसे कि आप अपने परिवार के संग बाहर जाना चाहते हैं घूमने के लिए, तो आपको कुछ पैसे मिलते हैं बाहर जाने के लिए। उसके भी अलग अलग बड़े काफी रूल्स होते हैं उसमें LTC के, वो भी किसी दिन वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आप इतना जान लीजिए मोटा मोटा कि यहाँ पर आपको यात्रा मतलब लीव ट्रेवल, आपको जब से आप कहीं घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं या होम टाउन पे जाते हैं, तो आपको उसमें कुछ पैसे मिलते हैं। उसके बाद इसमें जो मुख्य फैसिलिटी रहती है वो होता है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। इसके तहत भी आपका इलाज जो होता है उसमें सबसे पहले आपको खुद पे पैसा पे करना होता है अधिकतर परिस्थितियों में मैंने देखा है। उसके बाद आप जब क्लेम करते हैं कि इतना पैसा हमने खर्च किया है, तो वो पैसा आपको विभाग की तरफ से रिम्बर्स मतलब आपको दे दिया जाता है। तो आप इसके लिए कुछ निश्चित हॉस्पिटल होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल बोला जाता है। ये अधिकतर बड़े बड़े इसमें हॉस्पिटल इसमें लगभग कवर कर लिए जाते हैं, अच्छे से अच्छे इलाज जिसमें आपको मिलता है। यदि आप उनमें जाकर के इलाज कराते हैं तो आपकी फीस भी कम लगती है, फीस जो कि उन CGHS रेट्स पे तय होती है। उसके बाद आपको जो भी आपका खर्चा होता है वो आपको रिम्बर्स हो जाता है। उसके बाद आगे चल के आपकी शादी हो जाती है तो चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, और इस तरह की काफी सुविधाएं आपको मिलती हैं जब आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप काफी आपको उसमें पर्क्स मिलते हैं, और एक बढ़िया लाइफ आप गवर्नमेंट जॉब के लिए स्टेनोग्राफर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और SSC के अदर एग्जाम में भी काफी अच्छा स्कोप है सभी जगह, इसलिए लोगों का जो ध्यान है वो अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ रहता है, क्योंकि यहाँ पर काफी कुछ सभी चीजें मतलब वेल मेंटेन्ड रहती हैं और एक आदमी एक अच्छी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकता है खुद से। तो लेकिन अब वर्तमान सिनेरियो को, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हैं तो मैंने आपको ये बता दिया है कि यदि आप पढ़ाई लिखाई करते हैं तो उसका फल आपको निश्चित तौर से बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। आप इस बात में कोई भी दो मत रखिए। लेकिन इस स्टेज तक आने के लिए दिन रात आपको मेहनत करनी है, दिन रात आपको पढ़ाई करनी है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बहुत से व्यक्तियों को ये बात पता भी है, वो इस स्थिति से अवगत है, इसलिए वो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। चूक कहाँ पर हो जाती है कुछ विद्यार्थियों से कि वो केवल बेनिफिट्स ही देखते रहते हैं और बेनिफिट्स ही गिनते रह जाते हैं और पढ़ाई नहीं करते कहीं ना कहीं। बस वो दिन रात ड्रीम्स ही देखते रहते हैं, उनको सपनों को पूरा करने के लिए वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। वो केवल थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं या फिर इधर उधर उनका ध्यान भटकता रहता है। तो कहीं ना कहीं जो मेन चीज है, जो आपकी लाइफ कैरियर प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जिसको सभी लोग इस पर ध्यान देते हैं, यदि आप वहां पर चूक कर रहे हैं तो फिर निश्चित तौर से आप उस जगह नहीं होने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्थिति क्या है। बहुत ही कम लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं और कितना ज्यादा कंपटीशन है। तो इतने टफ कंपटीशन में आपको अपनी जगह बनाने के लिए खुद को भी स्पेशल बनाना होगा, अपनी पढ़ाई भी स्पेशल बनानी होगी। और आज का सिनेरियो तो ऐसा है कि आपको उसके लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी केवल इतनी स्थिति तक आने के लिए। उसके बाद आपको आपकी फल, जो मेहनत आपने की उसका फल आपको जब आप नौकरी करेंगे तो आपको उसको दिखाई देगा कि हमारी मेहनत रंग लाई है। काफी चीजें अच्छी हो जाती है और उनमें से आप अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक जो रिस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं आपके दोस्त जो होते हैं वो कहीं ना कहीं जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो वो कई बार निंदा भी झेलनी पड़ती है, कई बार कमेंट्स भी झेलने पड़ते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ही होता है कि आपकी जब नौकरी लग जाती है तो रिस्पेक्ट अपने आप ही किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है। उसके बोलने के लहजे में भी चेंजेस आ जाते हैं, आपके प्रति जो आदर सम्मान की भावना उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। तो कहीं ना कहीं आपका भी कॉन्फिडेंस बड़ा होता है उससे, और आप भी मतलब अपने आत्मविश्वास से काम कर पाते हैं और आपको बहुत अच्छा सा लगने लगता है कुल मिलाकर के। तो उसके लिए आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है। यदि आप सब चीजें चाहते हैं तो अभी से केवल अपने 3 लक्ष्य बनाइए, वो है इंग्लिश, GS, और जो SSC स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश, GS और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट्स ये अभी आपकी जिंदगी होने चाहिए। उसके बाद ये 3 चीजें आपकी, और इन चीजों के होने के बाद एक स्किल टेस्ट, ये 3 से 4 चीजें आपकी आगे जो कैरियर होता है वो डिसाइड करेंगी। और यकीन मानिए आपको बड़ी खुशी होगी
मेहनत करके जब आप उसका फल मिलेगा तो यकीनन आप बहुत ही खुशनसीब खुद को समझेंगे। आपके चाहने वाले भी आपको बहुत सम्मान देंगे, आपकी मेहनत की कद्र करेंगे और आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करेंगे, आपकी लगन को अप्रिशिएट करेंगे। तो बजाय इसके कि हम केवल ख्वाबों को देखते रहें, मैं ये मानता हूं कि उन ख्वाबों को देख के लिए किए गए प्रयासों को थोड़ा थोड़ा सा जोर हर रोज मिलना चाहिए और कहीं ना कहीं कोई कसर न छूट जाए हमसे। कहीं हम इतने आलसी ना हो जाएं कि खुद को ही भूल जाएं और कहीं हम अपने ही ख्यालों में इतने न खो जाएं कि जो हम जिस चीज के लिए लगातार लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतना सब कुछ परेशानियों को झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं यदि वो चूक हो जाती है तो परेशानी की परेशानी तो रह ही जाएंगी और आप कहीं ना कहीं यदि उस चीज में सफल नहीं हो पाए तो वो दुख भी आपको फिर सहन करना होगा। तो इस दुख से बचने के लिए और अपनी मेहनत को सही दिशा देने के लिए आपको अपने आप का इवैल्यूएशन करना है, मूल्यांकन करना है और कैसे कैसे मूल्यांकन करना है और किस किस तरीके से और आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं और एक सफलता के निश्चित बिंदु तक पहुंच सकते हैं। उसमें हम कोशिश करते रहेंगे, आपको मार्गदर्शन हमसे मिलता रहे और भी ऐसे ऐसे विद्यार्थी जो कि नौकरी कर रहे हैं उनके इंटरव्यू भी हम कोशिश करेंगे कि लाने की प्रयास किए जाए, जिससे कि आपको एक दिशा मिले कि कभी वो विद्यार्थी भी आपकी तरह तैयारी कर रहे थे और उन्होंने जब ध्यान दिया बातों पर या खुद के प्रति बहुत ईमानदारी बरती तो आज वो भी उस ड्रीम को पूरा कर पाए, अपनी गवर्नमेंट जॉब के ड्रीम को। तो आप भी उससे उनसे मतलब प्रेरित होंगे और काफी आपको खुशी होगी आने वाले समय में। तो ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहेंगे और भी जो सुधारात्मक प्रयास कर सकते हैं कि किस तरीके से पढ़ाई में सुधार हो या पढ़ाई की चीजों को लेकर भी कि रीजनिंग में क्या सुधार किया जा सकता है या मॉक टेस्ट में कैसे अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं, इन पहलुओं पर भी लगातार चर्चा होती रहेगी। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए